नमस्कार साथियों, अगस्त्या नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। आज हम लोग 12th क्लास की नया चैप्टर शुरू करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चैप्टर थोड़ा लंबा है और बहुत इम्पोर्टेंट, कई सवाल इससे आते हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। मैं आपको पढ़ने का तरीका बता दूं, आप फिगर के सहारे चलिएगा, रटने के सहारे मत चलिएगा। फिगर देन थ्योरी। कुछ क्वेश्चन स्ट्रक्चरल आते हैं, स्ट्रक्चर से रिलेटेड, और कुछ क्वेश्चन फंक्शन से रिलेटेड आते हैं। और स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए आप फिगर का सहारा लीजिए, चित्र का सहारा लीजिए, डायग्राम का सहारा लीजिए। उसी डायग्राम के सहारे से थ्योरी तैयार कर लीजिए, उसी के सहारे आपको फंक्शन भी याद आ जाएगा। तो दो तरह से क्वेश्चन होते हैं, एक सो स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, दूसरा फंक्शन से रिलेटेड होता है। तो दोनों एक साथ हम चलेंगे और ठीक से हम लोग समझेंगे तो बहुत अच्छा समझ आ जाएगा हम लोगों को। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये बढ़िया सा प्लांट से देखिए, फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं। बातें आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में। एंजियोस्पर्म जो है वो डेवलप्ड प्लांट है और बहुत लंबा इसमें फैमिलीज हैं। ये सब फ्लावर है, अच्छे फ्लावर हैं। इसकी 3 स्पीसीज जो है, 3 फैमिली इसकी बहुत लंबी है। एक है जिसको सनफ्लावर कहते हैं, सनफ्लावर, इसकी फैमिली है एस्टेरेसी। सनफ्लावर इसमें आते हैं, सबसे लार्जेस्ट फैमिली एंजियोस्पर्म की है। दूसरी है आपकी आर्किड फैमिली, जिसमें आर्किड फ्लावर आते हैं, आर्किडेसी जिसको कहते हैं, ये सेकंड लार्जेस्ट है। और थर्ड लार्जेस्ट फैमिली जो है फ्लावरिंग प्लांट का एंजियोस्पर्म का है, वो है लिगूम या पी फैमिली, लिगूमिनेसी। 3 फैमिली ऑफ फ्लावर प्लांट्स में बड़े लार्जेस्ट फैमिली है। तो हम लोग आर्किड फैमिली, आर्किड फ्लावर, सनफ्लावर एंड पी फ्लावर, तीनों फैमिली सबसे बड़े हैं। और फ्लावरिंग प्लांट्स में हम जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इनका फ्लावर है। फ्लावर के 3 पार्ट होते हैं, रूट, स्टेम, फ्लावर, यानी रूट और स्टेम। स्टेम से आपके फ्लावर बनते हैं, लीफ बनती है, और रूट अंडरग्राउंड है। बनाने का काम कौन करता है इसको? एक होता है SAM कहते हैं, थोड़ा जानकारी हो जाए हम लोगों को। SAM, S का मतलब है सूट, A का मतलब है एपिकल, M का होता है मेरिस्टम। शूट, एपिकल, मेरिस्टम। जब हमारा सीड जर्मिनेट होता है तो उसका एक पार्ट, उसको RAP कहते हैं, RAM कहते हैं, मतलब रूट, एपिकल, मेरिस्टम। एक होता है सूट, मेडिकल, मेरिस्टम। एक ऊपर जाता है सूट, मेडिकल, मेरिस्टम, ये आपके ग्राउंड से ऊपर इसके स्टेम, फ्लावर, लीफ बनाता है। दूसरा हमारा रूट, एपिकल, मेरिस्टम होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, वो ग्राउंड के नीचे जाते हैं, रूट और रूट हेयर्स बनाते हैं। डेवलपमेंट एम्ब्रियोलॉजी में आप इसको देखे होंगे, पढ़े होंगे। तो सूट, मेरिस्टम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं इसमें, जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, डिफरेंशिएट करके कई तरह की सेल बनाती हैं। जैसे ह्यूमन में स्टेम सेल होती है, उसी तरह से प्लांट में मेरिस्टेमेटिक सेल होती है। तो प्लांट का जो डेवलपमेंट होता है वो SAM और RAM से होता है। शूट, एपिकल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो ऊपर के पोर्शन को बनाते हैं, शूट जिसमें स्टेम, फ्लावर और लीफ आती हैं, और RAM जिसको राम कहते हैं, रूट, एपिकल, मेरिस्टम, जो अंडरग्राउंड में जाता है। तो इसको हम लोग आगे देखते हैं। फ्लावर के बारे में देखें, ये गुड़हल का फूल है, बहुत अच्छा फूल है। फ्लावर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर में हम लोग पढ़ते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावर्स आर द साइट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो हमारे एंजियोस्पर्म हैं, उसमें हमने 3 लार्जेस्ट फैमिली आपको बता दिया। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, उसका जो साइट है वो फ्लावर होता है। फ्लावर आर द साइट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म या इन
फ्लावरिंग प्लांट्स, ये आपका एक हिबिस्कस का प्लांट्स है, गुड़हल का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्लावर इन्फ्लोरेंसेस। आप कैलेक्स, करोला, इंडूशियम, गाइनीशियम फ्लावर के पार्ट्स पढ़े होंगे, तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, शॉर्टकट में बता देंगे आपको, क्योंकि हमको इंडूशियम, गाइनीशियम के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल पार्ट होते हैं। फ्लावर के बारे में देखते हैं। देखिए, एक होता फ्लोरल प्राइमोडियम, एक बार पूछा गया था किसी एग्जाम में, ये फ्लोरल प्राइमोडियम क्या होता है? ये फ्लोरल प्राइमोडियम जो शूट का जो सॉफ्ट पार्ट होता है, वहां पे एक ग्रुप ऑफ सेल होती है। जो शूट है, स्टेम है, उसका जो मुलायम पार्ट होता है लास्ट का, वहां पे कुछ प्राइमोडियम सेल होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, वो ग्रुप ऑफ सेल होती हैं, वो इकट्ठा जब हो जाती हैं, एकत्र हो जाती हैं, उसको हम फ्लोरल प्राइमोडियम कहते हैं। इसी फ्लोरल प्राइमोडियम से फ्लोरल ब्लड्स बनता है, और इसी फ्लोरल ब्लड से इन्फ्लोरेंसेस बनते हैं, फ्लावर बनता है। ये फ्लावर का डेवलपमेंट थोड़ा सा आप समझिए कि फ्लोरल प्राइमोडियम, ए ग्रुप ऑफ सेल, ए ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स, ए ग्रुप ऑफ मेरिस्टम सेल्स at the end of the shoot called floral primordium. They form floral buds, and the floral buds flower develops. देखिए, फ्लावर के डेवलपमेंट में सबसे देखेंगे कि ये फ्लावर के 4 भाग होते हैं, आप जानते हैं, सेपल, पेटल, उसके बाद इंडूशियम, गाइनीशियम, जिसको हम एंथर और कार्पल कहते हैं। तो सेपल है, सेपल आउटर पोर्शन है, ये सेपल प्राइमोडियम से निकलता है। उसी तरह से पेटल, पेटल प्राइमोडियम होता है, कार्पल, कार्पल प्राइमोडियम होता है, और स्टेमन, स्टेमन प्राइमोडियम होता है। प्राइमोडियम कुछ नहीं है, एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ग्रुप है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आप जानते हैं, आप 11th में पढ़े होंगे कि मेरिस्टेमेटिक सेल या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो ग्रोथ का काम करती हैं, डिफरेंशिएट होकर डिवाइड होती हैं, डिफरेंशिएट होकर के विभिन्न तरह की सेल बनाती हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसी तरह से जैसे ह्यूमन में स्टेम सेल होती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं, उनकी खासियत क्या होती है? उनका कोई काम नहीं होता, वो केवल डिवाइड का काम करती हैं। अनडिफरेंशिएटेड सेल इस चीज को कहा जाता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स ये केवल डिवाइड करेंगी, और डिवाइड करके डिफरेंट प्रकार की सेल बनाने की इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है। इसीलिए प्राइमोडियम है, ये प्राइमोडियम जब डिवाइड करेगा, डिवाइड करके विभिन्न तरह की सेल बनाएगा, एक नहीं एक से डिफरेंशिएट सेल बनाएगा। इसी तरह से जो सेपल होता है, पेटल, सेपल बाहर का है, ये कहाँ से डेवलप होता है? सेपल प्राइमोडियम से, पेटल, पेटल प्राइमोडियम से, उसके बाद कार्पल, कार्पल प्राइमोडियम से, और स्टेमन, स्टेमल प्राइमोडियम से इसका डेवलपमेंट होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग स्टेज जब एक फ्लावर डेवलप होता है फ्लोरल प्राइमोडियम से। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये फ्लोरल ब्लड्स है, देखेंगे फिगर में, ये बर्ड्स है। पहले आपका सेपल, सेपल बाहर से निकलेगा, ऊपर कवर कर लेगा, फिर उसके बाद अंदर से पेटल निकलेंगे, फिर उसके बाद एंथर और कार्पेल निकलेंगे। फ्लोरल के फ्लावर के 4 भाग हैं, कैलेक्स, करोला, इंडूशियम, गाइनीशियम। कैलेक्स, कैलेक्स को चाहे सेपल कहिए, करोला को पेटल कहिए, देखिए नाम भी समझते रहिएगा। कैलेक्स को सेपल भी कहते हैं, करोला को पेटल भी कहते हैं, इंडूशियम को स्टेमन कहते हैं, गाइनीशियम को कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। ये थोड़ा सा नाम है, नाम आपको देखना पड़ेगा, नाम में याद करना पड़ेगा आपको। ये हमारा स्टार्टिंग है फ्लावर का, बड्स का। नेक्स्ट देखते हैं इंडूशियम, गाइनीशियम। फ्लावर है 2 पार्ट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इंडूशियम और गाइनीशियम। इंडूशियम क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। गाइनीशियम क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। आप इसमें अगर देखेंगे फिगर में इंडूशियम, गाइनीशियम का, सबसे पहले हमारा ये सेपल है, बाहर का पार्ट्स, जिसको हम कैलेक्स कहते हैं। उसके बाद ये हमारा पेटल्स है, लंबा कलरफुल पार्ट्स, इसको पेटल्स या करोला कहते हैं। करोला देखिए, सेपल जो है ग्रीन पार्ट्स होता है,
करोला और कलर वाला जो फूल बढ़िया रंग बिरंगे होते हैं वो करोला पार्ट होता है, जिसको पेटल कहते हैं। करल कहिए, करोला कहिए या पेटल कहिए। उसके बाद ये आपका एंडोशियम पार्ट होता है, जिसको स्टेमन कहते हैं। ये एंडोशियम है, बीच में एंडोशियम होता है, इसके किनारे किनारे बीच में गाइनीशियम होता है, इसके किनारे किनारे एंडोशियम होता है। फिगर से आप देख लेंगे, फिगर के सहारे चलेंगे। गाइनीशियम का ये स्ट्रक्चर है, देखें आप, अलग से इसको दिखा दिया गया है। गाइनीशियम में सबसे ऊपर पार्ट स्टिग्मा होता है, उसके नीचे जो नेक होती है उसको स्टाइल कहते हैं। इसके नीचे जो आपका ओव्यूलर पार्ट है इसको हम ओव्यूल्स कहते हैं। यहाँ मेगा स्पोरेंजिया इसको कहते हैं, ये ओवरी है। नाम देखिए, स्ट्रक्चर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका स्ट्रक्चर क्लियर है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले स्ट्रक्चर याद करना होगा। ये गाइनीशियम का स्ट्रक्चर है, ये एंडोशियम का स्ट्रक्चर है। हमको एंडोशियम गाइनीशियम से ही मतलब है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स का जब होता है इसमें सेक्सुअल पार्ट्स कौन होते हैं? एंडोशियम और गाइनीशियम। एंडोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, गाइनीशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसलिए गाइनीशियम को हम कार्पेल भी कहते हैं, एक दूसरा नाम भी है। एंडोशियम को हम स्टेमन भी कहते हैं, चाहे एंडोशियम कहिए या स्टेमन कहिए, गाइनीशियम कहिए या कार्पेल कहिए। इसको पिस्टिल भी कहते हैं। आगे हम और क्लियर करेंगे। अब गाइनीशियम का थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप देखेंगे सिंपली, तो स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी। एंडोशियम का स्ट्रक्चर देखे हैं तो सबसे ऊपर एंथर होता है, ये एंथर पार्ट है। उसके बाद ये फिलामेंट होता है। आगे इसके बारे में हम डिटेल बताएंगे। केवल सिंपली स्ट्रक्चर आप फ्लावर का एक समझ लीजिए। फ्लावरिंग प्लांट्स के सिंपल स्ट्रक्चर कैलेक्स, करोला, एंडोशियम, गाइनीशियम। कैलेक्स को सेपल कहते हैं, करोला को पेटल कहते हैं, एंडोशियम को स्टेमन कहते हैं और गाइनीशियम को कार्पेल कहते हैं। यही स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको ध्यान देने के लिए बता दिया गया है। पेरियंथ, पेरियंथ क्या शब्द होता है? जब सेपल और पेटल दोनों को एक साथ कहना होता तो हम पेरियंथ कह देते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा फ्लावरिंग प्लांट्स में शब्दों को याद करना पड़ेगा, किसको क्या कहते हैं, और किसी किसी के दो दो नाम हैं। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आगे देखिए, ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर था, सिंपली आपके बारे में, आपके दिमाग में थोड़ा सा घुमा दिया गया कि एक फ्लावर क्या होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम एंडोशियम के बारे में। अब हम सबसे पहले आपको पढ़ते हैं एंडोशियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, ध्यान से इसको देखते जाइएगा। इट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। एंडोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमन, स्टेमन है, और देयर नंबर एंड लेंथ वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीसीज। जो स्टेमन होता है, स्टेमन देखेंगे आप, ये फ्लावर का वही स्ट्रक्चर फिर यहां आ गया। ये आपका स्टेमन है, ये पार्ट, ये अभी हम इसी की बात करेंगे और किसी की नहीं बात करेंगे। ये स्टेमन, चूंकि यही एंडोशियम है, ये कभी कभी एक होता है, लेंथ एंड नंबर भिन्न भिन्न तरह का होता है, डिफरेंट होता है। किसी स्पीसीज में एक होता है, किसी स्पीसीज में दो होता है, किसी स्पीसीज में कई होते हैं, दो होते हैं, चार होते हैं, कई होते हैं। तो ये स्टेमन जो होता है वो एंडोशियम जिसको कहते हैं, ये नंबर एंड लेंथ भिन्न भिन्न स्पीसीज में भिन्न भिन्न होता है। यहाँ केवल दो दिखाया गया है, ये दो हमारे क्या हैं? स्टेमन है, एंडोशियम जिसको कहेंगे। अभी केवल एंडोशियम की याद करेंगे बस, बाकी हम छोड़ दे, चूंकि हम एंडोशियम पढ़ने जा रहे हैं। एंडोशियम मीन स्टेमन। जब आप स्टेमन का पूरा स्ट्रक्चर इधर आप देखेंगे, यहां से निकाल के ये फिलामेंट यहां रखेंगे तो सबसे ऊपर क्या है? एंथर, एक गोला सा स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये जिससे अटैच्ड है इसको हम फिलामेंट कहते हैं। और इस एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है, नाम याद करना पड़ेगा, ये सब इसको समझा नहीं जा सकता। एक स्टेमन के स्ट्रक्चर को ध्यान में दीजिए आप, क्या होता है?
फिलामेंट एंड एंथर। स्टेमन का क्या होता है, एक फिलामेंट है एक एंथर है, एंथर ऊपर और फिलामेंट उसको अटैच किए हुए। अभी केवल इतना समझिए, इसको हम कहेंगे स्टेमन। बकिया देखिए, ये फ्लावर के बारे में बहुत ज़्यादा आप अंदर मत जाइए, केवल हमको एंड्यूशियम से मतलब है स्टेमन से। आगे देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, थोड़ा और डिटेल देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्टेमन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, एंड्यूशियम। एंड्यूशियम को स्टेमन कहेंगे। स्टेमन के दो पार्ट हैं, फिलामेंट एंड एंथर। अब आपका क्लियर हो गया। एंड्यूशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दो पार्ट इसके हैं, फिलामेंट, एंथर। पहले हमने बता दिया फिगर में, एक बार फिर इसको फिगर के देख लीजिए। यही फिलामेंट ये है और एंथर ये है, ठीक ना। अब ये एंथर बाइलोब होता है। आगे हम अभी आपको देखेंगे, ये बाइलोब होगा, बीच में कनेक्ट होगा, जिसको कनेक्टिव कहते हैं। इसी के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया है। रिपीट करते जाइए, फिगर वही यहां भी आ गई है। ये फिगर हमने चर्चा कर दिया आपको, इस फिगर को चर्चा हमने कर दिया। अब खाली हम एंड्यूशियम पे ही, यानी एंथर स्टेमन पे ही ज्यादा ध्यान लगाएंगे, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम स्टडी करने गए हैं। एंथर एंड फिलामेंट, एंथर कनेक्टिव और इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया। यानी आप पार्ट्स ऑफ स्टेमन के देखेंगे, दो पार्ट्स, पहला है फिलामेंट, दूसरा है एंथर। फिलामेंट ये है, एंथर ऊपर वाला है। इसको छोड़िए अभी, आप आगे देखेंगे थोड़ा सा और। पार्ट्स ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। अब देखें आप, फिलामेंट इज लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टाक। फिलामेंट क्या है, एक लंबा सा सिलेंडर स्टाक है। इट्स प्लाज्मल एंड इज अटैच टू द थैलेमस। इसका जो अंतिम वाला भाग है ये थैलेमस से अटैच होता है। आप इस यूं समझिए, आप ये आपका थैलेमस है, फिलामेंट यहीं से अटैच है। ये देखिए, ये जहां से अटैच है इसको हम थैलेमस कहते हैं। थैलेमस जो होता है, ये थैलेमस क्या है, ये थैलेमस जो है वो फिलामेंट्स के अटैचमेंट का पार्ट है। ये थैलेमस सच पूछिए, ये स्टेम है। जितने आपके फिलामेंट है जहां से अटैच है उसको हम थैलेमस कहेंगे। थैलेमस इज ए पार्ट ऑफ स्टेम। इसको जरा सा ऊपर देखेंगे, एंथर, सेक्शन ऑफ एंथर, ये सेक्शन काट के दिखाया गया है। ये क्या है, यहां पे जो है पॉलन सेक्स है, ये बाइलोब हो। एक एंथर जो है बाइलोब होता है, बाइलोब होता है डाइथिका। डाइथिका मतलब दो पार्ट्स, यानी दो इसके चार पार्ट हो गए। बाइलोब दो हो गया और एक में दो, बाइलोब एंड डाइथिका ये शब्द है, बाइलोब डाइथिका एंथर्स, यानी इसके चार पार्ट हो गए, चार माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए। ये फिलामेंट ये हो गया, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। थोड़ा आगे चलते जाएंगे हम लोग। ये फिलामेंट है, अब क्या होता है देखिए, टर्मिनल एंड टिपिकली बाइलोब। एंथर क्या होता है, बाइलोब, और ईच लोब टूथिका यानी बाइथिका। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा एंथर क्या है, बाइलोब एंड डाइथिका। ये क्वेश्चन यहीं से बनता है। देखिए हर लाइन यहाँ की क्वेश्चन है। एंथर के बारे में हम चल रहे हैं, फिलामेंट के बारे में नहीं। एंथर क्या होता है, बाइलोब डाइथिका। बाइलोब का मतलब इसको दो पार्ट होते हैं, ये देखिए बाइलोब एंड डाइथिका। ये इसका, और इसके अंदर जो है, जब बाइलोब क्या करता है, इसको सेपरेट करता है दो पार्ट में। डाइथिका इसको क्या करता है, ट्रांसवर्स और लैंगिट्यूडनली। देखिए टर्मिनल एंड टिपिकली लोब, ईच लोब हैज टू थिका डाइथिकस, ऑफन ए लैंगिट्यूडनल ग्रुप रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थिका। ये थिका आपस में सेक्शन करके अलग कर दे रहे हैं, लैंगिट्यूडनल डिस्टेंस। आगे चलें। अब आप देखिए
एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर के बारे में, ट्रांसवर्स सेक्शन जब इसका काटेंगे एंथर का, ये एंथर है, ध्यान से देखिए, ये एंथर है, ये फिलामेंट है, फिलामेंट थाइलमस से अटैच है। थाइलमस क्या है? वो स्टेम का पार्ट है। जब इसको हम ट्रांसवर्स सेक्शन काट करके देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर दिखेगा इसका। ये देखो, ये आपके पॉलन साइक्स हैं, 4 चेंबर हो गए इसके, किसके? एंथर्स के 4 चेंबर। भाई बाइलोब 2 पार्ट हो गया, एक के एक थिका, एक के एक थिका, यानी 4 थिका हो गए। ये आपके 4 थिका हैं, और एक एक थिके में माइक्रोस्पोरेंजिया रहता है। ये 4 पार्ट्स हो गए इसके। पॉलन साइक्स, इसके अंदर पॉलन साइक्स है। पॉलन साइक्स क्या है आगे हम बताएंगे आपको। और इस पॉलन साइक्स में पॉलन ग्रेन्स रहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया, एक थिका के बारे में देखिए। माइक्रोस्पोरेंजिया, उसमें क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है और टेपिटम होती है, उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। एंथर इज द टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। एंथर क्या होता है? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, एक माइक्रोस्पोरेंजिया 4 हो गए एंथर में। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्स टू पॉलन साइक्स। पॉलन साइक्स डेवलप होता है इसमें। दे एक्सटेंड longitudinally all through the length of an anther and are packed with the pollen grains। अब आप देखिए इसका स्ट्रक्चर, जब तक स्ट्रक्चर आप नहीं देखेंगे आप समझ ही नहीं पाएंगे। ये हमारा एंथर्स का जब काटेंगे तो 4 पार्ट्स हैं इसके। ट्रांसवर्स सेक्शन काटा गया 4 पार्ट्स, चारों में माइक्रोस्पोरेंजिया यानी 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 लोब्स, 4 पार्ट हो गए। एक माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, टेपिटम है, और उसी के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। कैसे बनते हैं आगे हम क्लियर करेंगे। अब क्लियर क्या होगा? एंथर टेट्रागोनल। एंथर क्या होता है? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट कॉर्नर्स 2 इन ईच, 2 इधर 2 इधर। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्स पॉलन साइक्स। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या करता है? पॉलन साइक्स, पॉलन का थैला, साइक्स मीन्स थैला, डेवलप करता है। उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स पैक होते हैं। क्लियर? ये हो गया आपका माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर जब काटेंगे, एंथर का जब ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो इस तरह से दिखेगा पॉलन ग्रेन्स। देखिए ये पॉलन ग्रेन्स है, ये पहले ये दिखेगा, फिर इसके बाद पॉलन ग्रेन्स। ये हो गया एंथर सेक्शन, एंथर का। नेक्स्ट चलें, स्ट्रक्चर आप माइक्रोस्पोरेंजिया देखते हैं। अब माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर क्या है? फिर से रिमाइंड करें स्ट्रक्चर। बाइलोब, बाइथिका, डाइथिका, 4 हो गए, 4 चेंबर हो गए। एक चेंबर में माइक्रोस्पोरेंजिया, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या करता है? उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल पॉलन ग्रेन्स बनाती हैं, पॉलन सैक बनाएंगी, और उसी माइक्रोस्पोरेंजिया में पॉलन सैक में के अंदर पॉलन ग्रेन्स रहता है। अब जरा सा माइक्रोस्पोरेंजिया जो आपका मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसके बारे में स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे है। हमने बताया था जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे तब तक नहीं क्लियर होगा। माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर देखिए। सेल्स, एंथर, साइक्स विद पॉलन फिलामेंट्स। देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर ध्यान से समझिए। इसकी आउटर लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस, इसके अंदर यानी जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया है इस सर्कुलर, पहले तो जानिए सर्कुलर होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया किस तरह का होता है? इज नियर ए सर्कुलर इन आउटलाइन। इसकी 4 लेयर होती हैं, 4 लेयर्स। कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मिडिल लेयर। माइक्रोस्पोरेंजिया बाहर से 4 लेयर होती है। पहली को एपिडर्मिस कहते हैं, दूसरी को एंडोडर्मिस कहते हैं, तीसरी को मिडिल लेयर कहते हैं, और 4th जो है उसको हम टेपिटम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 4 लेयर्स, चारों का नाम अलग अलग क्या है?
माइक्रोस्पोरेंजिया कवर्ड बाय 4 लेयर्स, ये 4 लेयर्स हैं। सबसे ऊपर वाले को एपिडर्मिस, देखिए ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। उसके बाद ये उसके नीचे एंडोडर्मिस, उसके नीचे मिडिल लेयर्स, उसके बाद टाइपिटम, उसके नीचे टाइपिटम। 4 लेयर हो गई माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया को जब काट करके देखा गया, ये क्लियर हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों लेयर क्या काम करती हैं? ये तीनों लेयर प्रोटेक्शन और डेहिसेंस का काम करती हैं। और टाइपिटम क्या करता है? ये न्यूट्रिशन का काम करता है, पॉलन ग्रेन्स का। इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया सवाल। माइक्रोस्पोरेंजिया की 4 लेयर, 3 लेयर जो है उसका प्रोटेक्शन और डेहिसेंस का काम करती हैं, यानी जो पॉलन ग्रेन्स है उसका प्रोटेक्शन करेंगी, उसके फूटने से बाहर निकलने का काम करती हैं। लेकिन टाइपिटम जो चौथी लेयर है, ये नरिशमेंट का काम करती है, भोजन का काम करती है। किसका भोजन? पॉलन ग्रेन्स का। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको फिगर याद करते जाएंगे। ये देखिए स्ट्रक्चर से भी याद होता गया। इस साइड में देखें, उसी तरह से जो है ये आपकी मिडिल लेयर, इसमें भी ठीक उसी तरह से दिखाया गया है। इसमें सिंपली दिखा दिया गया, इसमें सेल बना के दिखा दिया गया, जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये पहले वाला फिगर है, ये बीच में एक होती है कनेक्टिव्स, कनेक्टिव्स होती है। माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। माइक्रोस्पोरेंजिया में 4 लेयर्स, सबसे ऊपर एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोडर्मिस, उसके बाद मिडिल लेयर्स, इन 3, और उसके बाद 4th है टाइपिटम। ये 3 लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मिडिल लेयर, प्रोटेक्शन और डेहिसेंस का काम, किसके? पॉलन ग्रेन्स का। टाइपिटम क्या करता है? ये पॉलन ग्रेन्स के नरिशमेंट का काम करता है, भोजन का काम करता है, फूड का काम करता है। ये टाइपिटम कई बार पूछा गया है। आई होप ये फिगर से ये थ्योरी आपको क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। और देखिए थोड़ा सा डिटेल। टाइपिटम, टाइपिटम मैंने बता दिया, इनर मोस्ट लेयर सबसे बाहर की है, ये नरिशेस का काम करती है। नरिश का मतलब खाने पीने का काम करती है। किसके? डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स के। जो पॉलन ग्रेन्स इसके अंदर डेवलप होता है, वो टाइपिटम उसका भोजन का काम करती है। सेल्स ऑफ द टाइपियम कंटेन्स डेंस साइटोप्लाज्म, जनरली है मोर देन 1 न्यूक्लियस। टाइपिटम की स्ट्रक्चर के बारे में देखिए, 1 से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं टाइपिटम के बारे में। इन यंग एंथर ईच माइक्रोस्पोरेंजियम हैज स्पोरोजेनस टिश्यू एट सेंटर। इट कंसिस्ट ऑफ compactly arranged homogeneous diploid cell, sporogenous cells। माइक्रोस्पोरेंजिया सेंटर में, कहाँ पे? सेंटर में स्पोरोजिनस सेल होती हैं, उसको हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में स्ट्रक्चर चल रहा है अभी, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजिया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फिर से इसको एक बार रिवाइज करें। देखें, ये दो चीज इसमें बढ़ गई, स्पोरोजिनस टिश्यू और स्पोरोजिनस सेल। माइक्रोस्पोरेंजिया 4 लेयर से डिवाइड है। टाइपिटम भोजन का काम करती है, बकिया ये तीनों प्रोटेक्शन डेहिसेंस का काम करती हैं। अब देखिए ये टाइपिटम जो होती है, मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है इसमें, ये खास बात है। कभी कभी टाइप में पूछा जाएगा, इसके अंदर 1 से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं टाइपिटम की सेल में, ओके। और इसके बीच में ईच माइक्रोस्पोरेंजियम है स्पोरोजेनस टिश्यू इनसाइड सेंटर। इसके सेंटर में यहाँ पे ये देखिए स्पोरोजेनस टिश्यू, ये दिखाया गया। ये बीच में इसके बीच में क्या होती है? स्पोरोजेनस टिश्यू होती हैं, उसमें स्पोरोजेनस सेल्स होती हैं। बढ़ते चले गए ना, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर, टाइपिटम, फिर बीच में स्पोरोजिनस टिश्यू और स्पोरोजिनस सेल, यानी टिश्यू सेल से मिलकर बना है, उसको टिश्यू कहेंगे या एक सेल कहेंगे, स्पोरोजिनस सेल। ये क्लियर हो गया स्ट्रक्चर। ये वही चीज है, दिखाया गया है। आगे चलते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़िए। माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर बनाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
At the anther, as anther develops, each sporogenous cells, microspores या pollen mother cell, मैंने बताया था माइक्रोस्पोरिज्म के बीच में चार लेयर के बीच में स्पोरोजेनस टिश्यू और स्पोरोजेनस सेल्स, उसको हम क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल्स। उसका दो नाम है, माइक्रो मदर सेल कहिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहिए, स्पोरोजेनस सेल कहिए, स्पोरोजेनस टिश्यू कहिए, ये सेंटर में होते हैं। अब क्या होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में? माइक्रोस्पोर कैसे बनेंगे? माइक्रोस्पोर कैसे बनेंगे? ध्यान से पिक्चर देखिए। ये इसके अंदर हमारे पॉलन मदर सेल्स हैं, टाइपिटम है, देखिए एपिडर्मिस ऊपर वाला है, फाइब्रस लेयर हो गया, बीच में टाइपिटम लास्ट में है, फिर यहाँ पॉलन है, पॉलन मदर सेल्स। पॉलन मदर सेल्स डिप्लॉयड होती है, ध्यान से सुनिएगा, इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। पॉलन मदर सेल स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस सेल्स, उसको पॉलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहेंगे। ये डिप्लॉयड है। अब यहाँ मियासिस डिवीजन होगा, किसमें? माइक्रोस्पोर मदर सेल में या स्पोरोजिनस सेल में। अब ये मियासिस होगा पॉलन मदर सेल्स में, ये डिप्लॉयड है, मियासिस होगा। मियासिस में क्या होगा? 4 न्यूक्लियस हो जाएंगे। यहां टेट्राइड हो गया, टेट्राइड पॉलेंस। अब ये सेपरेट हो जाएंगे पॉलन ग्रेन्स। मियोसिस में क्या होता है? एक सेल 4 सेल बनाती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोसिस करेगी तो यहां पर क्या हो जाएंगे? 4 न्यूक्लियस बनेंगे। और ये 4 न्यूक्लियस, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, इसको टेट्राइड्स ऑफ पॉलन कहेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है टेट्राइड्स। ये अभी आपका टेट्राइड्स ऑफ पॉलन है। अब ये चारों न्यूक्लियस अगर होकर के 4 पॉलन ग्रेन्स बना देंगे। मियोसिस सिंपली हो गई, स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस हुई। मियोसिस होने के बाद टेट्राइड मतलब 4 न्यूक्लियस बन गया। मियोसिस में 4 न्यूक्लियस होते हैं ना, एक बार 2, फिर एक बार 2, 4 हो गया, 4 न्यूक्लियस हो गया। इस स्टेज को क्या कहेंगे? टेट्रेट ऑफ पॉलेंस। अब ये सभी न्यूक्लियस अलग होकर पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे, 4 पॉलन ग्रेन्स बन गया। ये हेप्लॉइड है। ये पॉलन मदर सेल्स डिप्लॉइड थी, यानी 2n थी, अब ये n हो गई, सिंगल n, हेप्लॉइड सेल हो गई, पॉलन ग्रेन्स तैयार हो गया। वही चीज इसमें है, मियोटिक डिवीजन फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल, टेट्राइड्स, टेट्राइड्स बन जाएगा, यानी मियोसिस पूरी हो गई। अरेंज्ड इन ए क्लस्टर ऑफ 4 cells, द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर के बनने की क्रिया को क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स फॉर्म द माइक्रोस्पोर, दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कैसे होता है? मियोसिस से। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डिप्लॉयड सेल है, ये मियोसिस होगी तो टेट्राइड हो जाएगा, टेट्राइड पॉलेंस हो जाएगा। फिर ये जितने न्यूक्लियस हैं सब अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाएंगे, 4 सेल, ये हेप्लॉइड होगा। इसको क्या कहेंगे? पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स की स्थिति आ गई माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आई वी होप यह क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, और आगे देखिए क्या हो रहा है। अब ये आपका माइक्रोस्पोर बन गया। क्या बन गया? माइक्रोस्पोर। अब ये माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन्स में बदलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझिएगा। इसको अगर नहीं समझ पाएंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पे अभी तक माइक्रोस्पोर बना है, हेप्लॉइड। अब ये माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन्स में बदलेगा। अभी पॉलन ग्रेन्स नहीं है। माइक्रो यानी माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल थी या स्पोरोजिनस सेल थी, कुछ भी कहिए आप। इसमें मियोटिक डिवीजन हुआ। अब हेप्लॉइड 4 माइक्रोस्पोर बने। अब ये 4 माइक्रोस्पोर चेंज होकर के पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे। अब ये ध्यान दीजिए, एक माइक्रोस्कोप में, एक माइक्रो स्पोर में क्या क्या चेंजेस होते हैं जो पॉलन ग्रेन्स बनता है। देखिए ये हमारा माइक्रोस्पोर है, सेल है, 4 सेल थी,
माइक्रोस्पोर कहेंगे। पहला चेंज क्या होता है, इसके अंदर एक वैक्यूल्स बनता है बीच में, वैक्यूल्स बनेगा, साइटोप्लाज्म अलग अलग हो जाएंगे, वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियस थोड़ा सा किनारे आएगा, न्यूक्लियस सेंटर से स्फीरिकल की तरफ आ जाएगा, दो वैक्यूल्स बनेंगे। ये दोनों वैक्यूल्स जब बनेंगे तो न्यूक्लियस को बगल करके उसको जो है फोर्स हो जाएगा, उससे फोर्स पड़ेगा तो ये आ जाएगा सेल के किनारे, यानी वॉल के किनारे आ जाएगा, पहला। दूसरा, ये वैक्यूल्स पहले दो थे, अब ये दोनों मिलके एक हो जाएंगे, अब बड़ा वैक्यूल बन जाएगा। उसके बाद ये न्यूक्लियस डिवाइड शुरू होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। ध्यान से पढ़िएगा, इस चीज को अगर यहां नहीं समझ पाएंगे तो कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा। एक माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन्स में कैसे बदलेगा, एक माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर क्या है, बीच में न्यूक्लियस है, एक सेल है। फर्स्ट चेंज क्या होता है, वैक्यूल्स फॉर्म टू नंबर वैक्यूल फॉर्म, न्यूक्लियस किनारे हो जाएगा, वॉल के किनारे आएगा। सेकेंड पे ये दोनों वैक्यूल्स मिलकर के एक हो जाएंगे, बड़ा वैक्यूल होगा, और इसके बाद ये न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन। लेकिन ये माइटोटिक डिवीजन कुछ स्पेशल टाइप का होता है, एसिमेट्रिकल स्पिंडल, यानी ये किनारे डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन में क्या होता था, माइटोसिस डिवीजन में सेंट्रियोल्स जो होते थे वो डिवाइड हो जाते थे, अपोजिट पोल की सेल की तरफ जाते थे, स्पिंडल का फॉर्मेशन होता था, वो क्रोमोसोम्स को अटैच करके अपोजिट पोल की तरफ ले जाते थे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर है, यहाँ अपोजिट पोल की तरफ से नहीं जा रहा है, स्पिंडल फॉर्मेशन जो हो रहा है वो एक किनारे हो रहा है, एसिमेट्रिकल स्पिंडल फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए न्यूक्लियस जो डिवाइड होगा वो एक किनारे ही रह जाएगा, एक किनारे रह जाएगा और दूसरा आ जाएगा दूसरे किनारे, एक इस किनारे आ गया, दूसरा दूसरे किनारे आ गया, और बीच में सेल मेम्ब्रेन आ जाएगी, यानी सेल जो डिवाइड होगी वो अनइक्वल सेल डिवाइड होगी। और ये छोटी वाली जो सेल है इसमें कुछ इस तरह से इसका साइटोप्लाज्म कंडेंस होगा जिससे ये अलग हो जाएगा, और ये बीजी दूसरे वाले बड़े वाली सेल में तैरने लगेगा, फ्लूट करेगा। बड़े वाले सेल को वेजिटेटिव सेल कहेंगे, छोटे वाले को जेनरेटिव सेल कहेंगे। ये चेंजेस हो रहा है, ध्यान से समझते जाइएगा, टफ है थोड़ा। अब ये माइक्रोस्पोर एसिमेट्रिकल डिवाइड होगा, दो सेल बनेंगी, अनइक्वल डिवीजन होगा, एक बड़ी सेल होगी, एक छोटी सेल होगी। बड़ी सेल को वेजिटेटिव सेल कहेंगे, छोटी सेल को जेनरेटिव सेल कहेंगे। ये जेनरेटिव सेल के साइटोप्लाज्म कंडेंस हो जाएंगे और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म फ्लूट करने लगेंगे। ये चेंज होता है। वेजिटेटिव सेल क्या करेगी, इस जेनरेटिव सेल के नरिशमेंट का काम करती है, भोजन का काम करती है। यानी पालन माइक्रोस्पोर जो हुआ वो अल्टीमेटली डिवाइड हुआ, दो माइटोटिक न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, दो अनइक्वल सेल में, एक को कहेंगे वेजिटेटिव सेल, दूसरे को कहेंगे जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल मेल गमीटोफाइट है, वेजिटेटिव सेल ये नरिशमेंट का काम करने लगती है। ये जेनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लूट करती है, चूंकि इसके साइटोप्लाज्म कंडेंस हो जाते हैं और इसका साइटोप्लाज्म एज इट इज बना रहता है, इसके अंदर तैरता है, तैरने लगता है, भोजन का काम करता है। दिस इज पॉलन ग्रेन्स। अब ये एक माइक्रोस्कोप पॉलन ग्रेन्स में बदलने में इतने परिवर्तन हुए। माइक्रोस्पोर मदरसन ने मियाटिक डिवीजन करके 4 माइक्रोस्पोर बनाए, अब एक माइक्रोस्पोर बदल करके पॉलन ग्रेन्स में बदलेगा। इस तरह से लिखा है, स्टेजेस ऑफ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू पॉलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन्स में मैच्योर होता है, उस मैच्योरेशन में इतने स्टेज होते हैं, मैंने बताया। यहाँ से सवाल बनते हैं बहुत सारे, वेजिटेटिव सेल क्या है, सेल जेनरेटिव सेल क्या है, माइटोटिक डिवीजन होती है, दो अनइक्वल से डिवीजन होता है, कभी कभी एसिमेट्रिक स्पिंडल पूछा जाता है, एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। स्पिंडल फॉर्मेशन दो तरह से होते हैं, सिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन और एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन। सिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन होता है जो अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे, जो नॉर्मल डिवीजन होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एबनॉर्मल माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, क्योंकि स्पिंडल फॉर्मेशन जो हो रहा है वो एसिमेट्रिकल हो रहा है, सिमेट्रिकल नहीं हो रहा है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द पॉलन स्कोप टू पॉलन ग्रेन्स। अब देखिए यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे भरा हुआ है, अब मैच्योर हो गया, मैच्योर डेस्ड पॉलन ग्रेन्स।
यही थ्योरी में भी लिखा गया है। एट द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेटेड द माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर डेवलप इनटू pollen grains. Each microsporangia contains 1000 pollen grains. They are released with the dehiscence of the anther. ये आपका pollen grains बन रहा है, thousands, बहुत सारे pollen grains बन जाते हैं इसमें। इस साइड में भी, इस साइड में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, 1000 बहुत सारे pollen grains बनते हैं। ये हो गया आपका pollen grains बनने का प्रोसेस। माइक्रोस्पोरेंजिया, एंडोशियम, क्लियर हो गई बात। एक माइक्रोस्पोर कैसे pollen grains बन रहा है, अब क्लियर हो गई बात। ये बहुत सारे pollen grains हैं, इसके टाइप्स बहुत सारे होते हैं। वेरियस टाइप ऑफ pollen grains माइक्रोस्पोकिक। अब देखें एक pollen grains का स्ट्रक्चर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक मेच्योर pollen grains क्या स्ट्रक्चर होता है, एक्साइन और इंटाइन। देखिए एक pollen grains के चारों तरफ की जो वाल होती है उसको हम कहेंगे एक्साइन, और अंदर की वाल को क्या कहेंगे, इंटाइन। पहली चीज माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर ध्यान से समझ लीजिए, सवाल यहां से भी बहुत तगड़े बनते हैं। एक माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर क्या है, वेजिटेटिव सेल, जेनेटिव सेल, ये पहले बना है, चारों ओर से एक वाल बनेगी, इसको हम क्या कहेंगे, एक्साइन, और अंदर एक इनर वाल है, इसको कहेंगे इंटाइन। एक बीच में वहां पे एक साइन नहीं होती है, उसको कहेंगे जर्मपोर, और एक और होता है इंटाइन में, वो हो कहते हैं थिकनिंग ऑफ सेलुलोज। जो आउटर वाली देखिए, जो इसका डायमीटर होता है कितना होता है, जनरली स्फेरिकल। pollen grains क्या होते हैं, जनरली स्फेरिकल, 25 से 50 मिलीमीटर इनका डायमीटर होता है। पूछा जाता है कभी कभी डायमीटर क्या होता है, जनरली स्फेरिकल होते हैं, कभी कभी ओवल भी होते हैं, लेकिन सामान्यतः ये pollen grains गोला होता है, 25 से 50 मिलीमीटर डायमीटर होता है। साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और pollen grains 2 लेयर होती है, एक्साइन और इंटाइन। pollen grain का स्ट्रक्चर ध्यान से समझिए। फिर स्फेरिकल होता है, 25 से 50 डायमीटर होता है। साइटोप्लाज्म के चारों ओर साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाहरी वाली दीवार को एक्साइन वाल कहते हैं, इनर को इंटाइन वाल कहते हैं। इसके बाद आगे देखिए और स्ट्रक्चर क्लियर और हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो इसकी आउटर लेयर है स्पोरोलिनिन सेक्रीशन करती है, इसके अंदर चारों तरफ एक केमिकल होता है स्पोरोलिनिन। ये एक्साइन चारों दीवार के चारों तरफ ये स्पोरोलिनिन होता है, बहुत हार्ड होता है, एडवर्स कंडीशन में रक्षा करता है, गर्मी से, सर्दी से, बरसात से, जर्म से, कीड़े से, सारों चीजों से पालन की सुरक्षा करता है। स्पोरोलिनिन पूछा जाता है, जो एक्साइन वाल होती है बाहरी वाल, उसको स्पोरोलिनिन केमिकल्स होता है, केमिकल की बनी होती है, जो इसकी सुरक्षा करती है टेम्परेचर से। देखिए टेम्परेचर से, स्ट्रॉन्ग एसिड से, एंड अल्कोहल से, कई तरह के एंजाइम से, किसी भी तरह से इसकी असुरक्षा नहीं होने देती है। स्पोरोलिनिन एक्साइन में बना होता है, स्पोरोलिनिन केमिकल्स सिक्योरिटी करती है। अब आ जाइए एंजाइम, अब दूसरी लेयर इंटाइन। इंटाइन जो होती है वो किसकी बनी होती है, ये बनती है सेलुलोज और पेक्टिन की। किसकी बनती है, सेलुलोज और पेक्टिन। बाहरी वाल आप ध्यान से समझिए, कई बार पूछा गया, जो एक्साइन है pollen grains का, उसको स्पोरोलिनिन केमिकल्स होता है, जो सुरक्षा करता है, हर चीज से सुरक्षा, इसको कभी नुकसान नहीं होने देगा। अंदर वाल इंटाइन होती है, जो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। देखिए दोनों वाल दो तरह से बन रही है, बाहरी वाल एक्साइन जिसको कहेंगे वो स्पोरोलिनिन की बनी है, अंदर की वाल इंटाइन कहेंगे वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। इसके अंदर दो तरह की सेल होती हैं,
एक बड़ी वाली सेल होता है, इसको वेजिटेटिव कहते हैं, एक छोटी सेल होती है, इसको जनरेटिव सेल कहते हैं। ये आपका मेल गमीटोफाइट है। ये वेजिटेटिव सेल्स में नरिशमेंट का काम करता है, नहीं वेजिटेटिव सेल्स जनरेटिव सेल्स का भोजन का काम करती है। बीच में इसमें भी एक न्यूक्लियस होता है, इसमें भी एक न्यूक्लियस होता है। ये पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गई? ये और तरह के पॉलन ग्रेन्स हैं, स्कैन करके क्या है, स्फिरिकल भी होता है, कई तरह के पॉलन ग्रेन्स होते हैं। स्कैन करके पिक्चर यहां दिखा दिया गया। और पॉलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर के बारे में देखें, ये देखिए इनर वॉल सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। इंटाइन किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन की। वेरी इंपॉर्टेंट पॉलन ग्रेन्स स्ट्रक्चर बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। अब देखें आप, पॉलन ग्रेन्स जो है मेल गमीटोफाइट मेल है। अब इसमें क्या है? 2 सेल स्टेज। अब 2 सेल हो गई। एक पॉलन ग्रेन्स जो होती है मैच्योर, उसमें 2 सेल होती है, 2 सेल स्टेज। एक वेजिटेटिव सेल्स, दूसरा जनरेटिव सेल, एक्साइन और एंटाइन। वेजिटेटिव सेल्स नरिशमेंट का काम करती है, भोजन का। जनरेटिव सेल मेल गमीटोफाइट है। देखिए वेजिटेटिव सेल 2 सेल से बना हुआ है और जनरेटिव सेल, इसका मतलब है कि पॉलन ग्रेन्स 2 सेल स्ट्रक्चर है। एक को वेजिटेटिव सेल, दूसरे को जनरेटिव सेल्स। 2 सेल स्टेज होता है। स्पिंडल शेप्ड, इट इज स्मॉल। जनरेटिव सेल क्या होती है? स्पिंडल शेप्ड होती है। ये जनरेटिव सेल स्पिंडल की शेप होती है, जैसे आपका पैरामीशियम का स्ट्रक्चर होता था। ये स्पिंडल शेप होती है। ये इस तरह से दोनों सिरे पतले होंगे, बीच में थोड़ा सा मोटा होगा, जिस तरह से स्ट्रक्चर पैरामीशियम का आपने पढ़ा होगा। स्पिंडल शेप यानी जनरेटिव सेल जो मेल गमीटोफाइट है वो स्पिंडल शेप होती है। वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, इसमें फूड मटेरियल होता है जो जनरेटिव सेल के भोजन का काम करती है। अब वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल 2 सेल स्टेज हो गई। देखिए इंपॉर्टेंट थिंग, अब ये पॉलन ग्रेन्स माइक्रोस्पोरेंजिया में पूरी तरह से मैच्योर है। अब ये टूटेगा, डेhiscence होगा ना, माइक्रोस्पोरेंजिया टूटेगा। 2 सेल स्टेज, 60% पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं 2 सेल स्टेज से डेhiscence हो जाते हैं, फूटते निकलते हैं 2 सेल स्टेज से। 2 सेल स्टेज से 60% प्लांट जो है वो 2 सेल स्टेज में बाहर निकाल देते हैं पॉलन ग्रेन्स को। लेकिन 40% प्लांट्स ऐसे होते हैं जो 3 सेल स्टेज में इसको बाहर निकालते हैं, इसको डेhiscence करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। 60% प्लांट्स 2 सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन्स को डिस्पर्स करते हैं, डेhiscence करते हैं, लेकिन 40% प्लांट 3 सेल स्टेज में। अब 3 सेल कहाँ से बनेगा? ये जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड होगी, ये एक सेल और यहाँ बन जाएगी, ये 3 सेल स्टेज हो जाएगी। ये आपका टेक्निकल बात है। 60% प्लांट्स 2 सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन्स को डिस्पर्स करते हैं, लेकिन 40% प्लांट 3 सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन्स को डेhiscence करते हैं। 30 सेल स्टेज में यानी डेhiscence से पहले ये जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड होगी 2 में, अभी 3 सेल हो जाएगा पॉलन ग्रेन्स। कौन कौन से प्लांट हैं? ऐसा क्यों होता है? थोड़ा सा कारण इसको समझ लें। 60% प्लांट 2 सेल में जा रहा है, 40% प्लांट 3 स्टेज में डेhiscence हो रहा है, यानी डेhiscence होने से पहले 3 स्टेज हो जाएगी, तब फूटेगा। ये आप ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि 60% प्लांट ऐसे एंजियोस्पर्म में होते हैं जिसमें सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है, और 40 प्लांट्स स्पीशीज ऐसी होती है जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। जहाँ डबल फर्टिलाइजेशन की बात आएगी, ये गमीटोफाइट जो है इसमें 2 सेल होना चाहिए, 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा। आगे क्या कैसे होगा आगे हम लोग समझेंगे इसको, लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब इसमें 2 न्यूक्लियस गमीटोफाइट होनी चाहिए, तभी डबल होगा। लेकिन जहाँ सिंगल होगा वहाँ एक से ही काम चल जाएगा। एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट में 60% प्लांट ऐसे होते हैं जो सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है, 40% प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अगर वो पॉलन ग्रेन्स उस फैमिली का है जहाँ पे सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है, ये 2 सेल स्टेज में ही फूटेगा।
लेकिन ऐसे प्लांट्स जहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ये डेhiscence होने से पहले 3 स्टेज हो जाएगी और ये केवल जनरेटिव सेल ही डिवाइड होगी, वेजिटेटिव सेल नहीं। 3 सेल स्टेज में डेhiscence होगा। ये मार्के की बात है, इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत पूछे जाते हैं। 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज। अब आगे चलते हैं हम, पॉलन ग्रेन्स। अब डेhiscence हो गया, इसकी वाइबिलिटी देखिए। पॉलन ग्रेन्स मेल गमीटोफाइट होता है। मेल गमीटोफाइट किसे कहते हैं? पॉलन ग्रेन्स के। ये पॉलन ग्रेन्स आपके हैं मेल गमीटोफाइट। इसकी वाइबिलिटी क्या होती है? पॉलन ग्रेन्स जब निकलेगा इसकी समयावधि क्या होती है? द सेट पॉलन ग्रेन्स हैव लैंड ऑन स्टिग्मा। अब देखिए कहाँ जाएगा ये? फीमेल पर जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी स्टिग्मा पे जाएगा, लैंड करेगा। अब जब हम आगे पढ़ाएंगे तो उसको बताएंगे स्टिग्मा पे जाके लैंड करेगा। अगर ये पॉलन ग्रेन्स निकल रहा है तो मोस्ट ऑफ द प्लांट, जैसे राइस हीट में 30 मिनट ही इसका समय होता है, 30 मिनट के बाद ये इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे रोजोसी, सोलोनोसी में इसकी जो है महीनों भर इसकी वाइबिलिटी होती है। इसकी समयावधि जब पॉलन ग्रेन्स निकलेगा माइक्रोस्पोरेंजिया से, तो कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो आधे घंटे में ही इसको चाहिए, अदरवाइज ये खराब डेड हो जाएगा। लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जिसमें महीने भर भी ये जीवित रहता। इसकी वाइबिलिटी 30 मिनट्स एंड सम मंथ। ये हो गया आपका पॉलन ग्रेन्स की वाइबिलिटी। और इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलन ग्रेन्स का। क्या इंपॉर्टेंस है? पॉलन ग्रेन जो होता है रिच न्यूट्रिएंट्स होता है। पॉलन कभी कभी ये फूड में यूज होता है, फूड सप्लीमेंट्स में। पॉलन इसके टैबलेट्स बनते हैं, कुछ सिरप बनते हैं, कुछ एथलीट्स और ये रेसस हॉर्सेस जो है इनको दिए जाते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट आप समझिए, पॉलन ग्रेन्स हम इसको रिजर्व भी कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में। 196 डिग्री, -196 डिग्री में हम इस पॉलन ग्रेन्स को रिजर्व कर सकते हैं, जिसको पॉलन बैंक कहते हैं। 196 से कई बार पूछा गया, नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में इसको हम प्रिजर्व करते हैं, जिसको पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। और दूसरी तरफ ये कभी कभी हार्मफुल भी हैं, जैसे पार्थीनियम या कैरेट का जो होता है पॉलन ग्रेन्स, वो एलर्जिक बीमारी करता है, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस बीमारी होती है पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम प्लांट्स। पार्थीनियम फॉर एग्जाम्पल, यानी जो पॉलन ग्रेन्स है इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? फूड सप्लीमेंट के रूप में, ड्रग्स के रूप में, सिरप के रूप में, टैबलेट्स के रूप में ये यूज होता है। उसके बाद इस पॉलन ग्रेन्स को हम लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करके रख सकते हैं, जिसको हम पॉलन बैंक कहते हैं। ये प्रिजर्वेशन कैसे होता है? -196 डिग्री नाइट्रोजन पे ये हम इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। दूसरा इसका नुकसान क्या है, नेगेटिव क्या है? ये एलर्जी काज भी करते हैं। कुछ पॉलन ग्रेन्स प्लांट के ऐसे होते हैं जो बीमारी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पार्थीनियम जो अस्थमा और ब्रोंकाइटिस का कारण बनता है। दिस इज ऑल ओवर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन हमने आपको शुरू में सब कुछ फिगर के साथ बता दिया। पहला बताया, एक बार रिवाइज करके खत्म। पहला एंथर, एंड्रूशियम जिसको कहते हैं, स्टाक और एंथर। एंथर, बाइलो, डाइथिकस, 4 पार्ट हो गए। 4 माइकोस्पोरेंजिया। माइकोस्पोरेंजिया इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। माइकोस्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर के बारे में बनाए 4 लेयर्स। 3 जो है वो बाहर वाली प्रोटेक्टेंस का काम करती है। टाइपिटम जो होती है नरिशमेंट का काम करती है। माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में स्पोरोजिनस सेल या स्पोरोजिनस टिश्यू होती हैं, या इनको हम माइक्रो स्पोर मदर सेल कहते हैं। उनके अंदर माइक्रोस्पोर बनता है। मियोसिस डिवीजन होगी, हैप्लॉइड 4 सेल बनेगी, टेट्राइड बनेगी, न्यूक्लियर मदर स्पोर नहीं, टेट्राइड न्यूक्लियस, टेट्राइड माइक्रोस्पोर बनेंगे। बाद में वो 4 में डिवाइड होकर के चारों बाहर आ जाएंगे, इसको माइक्रोस्पोर कहेंगे। ये माइक्रोस्पोर मेच्योर होकर के पॉलन ग्रेन्स बनाएगा।
एक माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन्स बनने में क्या क्या प्रोसेस हैं ये मैंने आपको बता दिया, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, एक्साइन इन टाइम, स्पोरुलिन सेलुलोज और पेक्टिन का इनर बना होता है, बाहर वाला स्पोरुलिनिन प्रोटेक्शन का काम करता है। एक पॉलन ग्रेन्स की वाइबिलिटी क्या होती है, जब डेhiscence होगा फूटेगा तो कुछ में आधे सेकेंड आधे घंटे कुछ में महीनों वाइबल होता है। इसके बाद इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहिए, जहाँ का जो स्टिग्मा होता है पहला इंड्रूशियम, जब पढ़ेंगे हम कार्पेल, आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, उसमें जाके हेलीपैड करेगा, उसका लैंडिंग करेगा, लैंड जब उससे पहुंच जाएगा तो आगे वाला फर्दर प्रोसेस होगा। पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर, पॉलन ग्रेन्स की वाइबिलिटी, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और इसको हम कैसे प्रिजर्व करेंगे और इसका नुकसान भी क्या है। कहीं कहीं पार्थिनियम या कैरेट ग्रास इसको ब्रांकाइटिस और अस्थमा के रोग का कारण भी बनते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक दो बार इसको आप घुमा घुमा के वीडियो को देखेंगे और स्ट्रक्चर के सहारे इसको पढ़ते रहेंगे तो मुझे याद है, मुझे पूरा विश्वास है कि आ जाएगा, लेकिन इसको रिवाइज करना पड़ेगा, कुछ नाम है इसको याद करना पड़ेगा। लास्ट में एक वार्निंग और देता हूँ आप लोगों को, आप इसको रटिएगा मत, फिगर के सहारे, फिगर को याद करके फिगर के सहारे थ्योरी आप चलेंगे तो बहुत अच्छे आप समझ जाएंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू।